अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी जी। सर जैसे अगर पेशेंट की यूज की चीजें अलाउ हैं तो ये थर्मामीटर और ये बीपी ऑपरेटर वगैरह ये सब पेशेंट की यूज की चीजों में तो आते हैं। नहीं देखें, पेशेंट के यूज की वो चीज़ें, इसमें भी दो दो चीज़ें देखी जा सकती है। एक तो ये हो गई कि ब्लड प्रेशर चेक करना। अगर किसी प्रैक्टिशनर की रूटीन का काम है ग्लूकोज लेवल्स को चेक करना एंड टेम्परेचर को चेक करना, तो ये उसकी अपनी प्रैक्टिस की बुनियादी चीज़ें हैं ना। ओके सर। उसकी प्रैक्टिस की बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमने उसको प्रोवाइड नहीं करनी। तो सर कौन सी कर सकते हैं फिर हम? इस तरह की चीज जो कि प्रैक्टिशनर दे दे, उसको पेशेंट को दे कि जी आप ले जाएं, जैसे अपने साथ ले सैंपल के जाएं। प्रोडक्ट्स होते हैं टैबलेट्स वगैरह के, कौन से? जो हम टैबलेट्स के सैंपल प्रोडक्ट देते हैं नॉट फॉर सेल वाले वो। जी, सैंपल्स तो हमारे पास आगे चल के हमने सैंपल्स को देखना है कि सैंपल्स का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन ये बात है यूटिलिटी के आइटम्स की। ठीक है जी, यूटिलिटी के आइटम्स की। अच्छा, अब लेट से कि किसी जगह पर किसी गिवन एरिया में जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो एक एक्सपेंसिव आइटम्स जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है जी, जैसे कि BMI मशीन्स हो गई, राइट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस लेकिन उस एरिया में जो पेशेंट्स की कम्युनिटी है उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह पे कंपनीज जो है वो ऑफर कर सकती हैं ताकि मेडिकल प्रैक्टिस एनहांस हो सके। हमने मेडिकल प्रैक्टिस को एनहांस करना है। जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की अपनी जिम्मेदारी है। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। जी, तो सही। Then informational और educational items that enhance patient care, वो items जो कि patient is, वो items informational या educational items जो कि patient care को enhance करते हैं। ठीक है, such items may be provided to HCPs for their education or for the education of patients। किसी भी तरह से education update हो सके हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की, या वो एजुकेशन ट्रांसफर करनी हो उसने आगे पेशेंट्स के लिए। जैसे कि डाइट मैनेजमेंट इन डायबिटीज, डाइट्स किस तरह से मैनेज करनी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज लेवल्स एंड डाइट टेकन, उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन के यूनिट्स किस तरह से मैनिपुलेट करने, किस तरह से मैनेज करने। इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल आइटम्स दिए जा सकते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को ताकि उनकी अपनी एजुकेशन या फॉर द पर्पस ऑफ द एजुकेशन ऑफ पेशेंट्स एनहांस हो सके, provided that the items are primarily for educational purpose and do not have independent value। ऐसे आइटम्स जिनका प्राइमरी पर्पस एजुकेशनल हो, इंफॉर्मेशनल हो, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू ना हो। राइट जी, हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे कि इंडिपेंडेंट वैल्यू से हमारा क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल्स में एक तो हमारे पास साइंटिफिक बुक्स आ गई, जैसे कि करंट थेरापी, करंट डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापी, या करंट डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापी के नाम से हर साल एक जो है वो बुक पब्लिश होती है, जो कि तकरीबन आपने देखी होगी, हर क्लिनिक के पास जो है रखी होती है, क्लिनिक में डॉक्टर के पास अपडेटेड होती है, हर साल पब्लिश होती है। तो डायग्नोस्टिक्स एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन अपडेट होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, वो उस बुक में शामिल होती है। राइट जी, इसमें भी बेसिक बुक्स नहीं आएंगी, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी या टेक्स्ट बुक्स ऑफ पैथोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिशियंस, इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, बल्कि इस तरह की जो कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेके आ रही है चीज़ों को। देन जनरल सब्सक्रिप्शन जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, राइट जी। इसी तरह से नेचर के जर्नल, साइंस की जर्नल्स जो कि मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो जर्नल्स,
जो कि बाई मंथली, क्वार्टरली या वीकली पब्लिश होते हैं बहुत सारे जर्नल्स। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन तो आई थिंक वीकली पब्लिश होता है। बहुत जो है वो वेल नोन जर्नल समझा जाता है, बहुत हाई रेपुटेशन है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की अमंग द मेडिकल कम्युनिटी। उसमें डायग्नोस्टिक्स और थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही होती है। और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा खासा हाई है। इफ आई रिमेम्बर कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 से भी प्लस है, 50 से भी प्लस है इम्पैक्ट फैक्टर। हमारे पास पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा जर्नल हो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 से अबव जाएगा। तो वन ऑफ द टॉप मेडिकल जर्नल इज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो इन जर्नल की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये जर्नल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पब्लिशर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते, इनकी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। यूनिवर्सिटीज इनकी सब्सक्रिप्शन लेती हैं और फील्ड में डॉक्टर्स को इनकी सब्सक्रिप्शन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी एग्जाम्पल जी मेमोरी स्टिक्स दे सकते हैं। यूएसबीज जो है हमारे पास, पेन ड्राइव्स, वो भी दी जा सकती हैं। लेकिन ये मेमोरी स्टिक्स शुड बी प्री लोडेड विद एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल डेटा। जो हमने एजुकेशन देनी है वो चाहे रिटन टेक्स्ट फॉर्म में है, कोई ऑडियो वीडियो हमने डेमोस्ट्रेशन उसकी बना रखी है, फॉर एग्जांपल कि इंसुलिन का पेन किस तरह से इंजेक्ट करना है, बॉडी के किस किस मसल्स में इंजेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से मसल को होल्ड करना है, किस एंगल पे नीडल जो है मसल्स में इंजेक्ट करनी है, कितनी देर तक नीडल को अंदर ही रखना है ताकि इंसुलिन कम्प्लीटली रिलीज हो जाए मसल्स में। इस तरह की कोई ऑडियो विजुअल्स जो भी हमने बनाए वो इंफॉर्मेशन लोड करनी है मेमोरी स्टिक्स में। यानी कि प्लेन डिवाइसेस नहीं देनी है हमने, प्लेन पेन डिवाइस नहीं दे सकते हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को। अच्छा, इसके साथ साथ वो दे शुड बी एप्रोप्रिएट विद द कैपेसिटी। जो उनकी जो कैपेसिटी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो ऑडियो वीडियो विजुअल अगर हमने कोई वीडियोस बना के उसमें डाली हुई हैं, उनका टोटल साइज बनता है 500 MB। तो 500 MB के लिए 1 GB की पेन ड्राइव इज इनफ। ऐसा ना हो कि 500 MB का जो हमने डेटा देना है उसके साथ हम उसको लोड कर दें 64 GB या 128 GB या 1 TB के पेन ड्राइव। कैपेसिटी उसकी जो है वो जस्टिफाइबल है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट वैल्यू के आइटम्स यहाँ पे हमारे पास आ गए टेबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और पर्सनल यूज में जा सकते हैं डॉक्टर्स के। इस तरह की चीजें, इनकी इंडिपेंडेंट अपनी एक वैल्यू है, राइट। इसलिए ये आइटम्स नहीं दिए जा सकते हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को। अच्छा, must not be provided even if they could also be used to deliver education to patients, right। लेट्स से कि एक डॉक्टर ने जो है वो प्रेजेंटेशन बना के लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बना के और फिर वो प्रेजेंटेशन पेशेंट्स को, अपने 5-10 पेशेंट्स को जमा करके वो प्रेजेंटेशन एक साथ देना चाहता है और कहता है कि मुझे जो आप टेबलेट देते हैं या लैपटॉप देते हैं, तो वो हम एज अ प्रॉपर्टी टू हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यूज करने के लिए दे सकते हैं कि जी ये ले लें लैपटॉप, प्रेजेंटेशन दें और लैपटॉप दे दें वापस। प्रॉपर्टी, वो लैपटॉप प्रॉपर्टी रहेगी कंपनी की, वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को नहीं दिया जा सकता, राइट। क्लियर है? कोई याद कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब तो जो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल आइटम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पस के लिए, उस पर कंपनी नेम इंक्लूड हो सकता है। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है कि जो हमारा प्रमोशनल मटेरियल था, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, वो एक अलग चीज़ है जिसपे कि हमने प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, एंड कंपनी एड्रेस वो हमने लाजमी इंक्लूड करना था, जबकि ये इंफॉर्मेशनल मटेरियल है, ये प्रमोशनल मटेरियल नहीं है। इसमें कंपनी के नाम इंक्लूड किया जा सकता है लेकिन प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं की जा सकती अनटिल अनलेस अगर किसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट मेंशन ना करें तो वो इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है किसी और प्रोडक्ट के साथ, राइट। अगर हमने डिस्टिंग्विश करना हो बिटवीन द 3 प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर इंसुलिन की है, अगर हमारे पास 3 वेरिएशंस हो,
3 डिफरेंट जो है वेरिएशंस हो, अगर हम तीनों की इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेट है, तीनों की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेपरेट है, उनके लिए जो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल हमने मटेरियल बनाया है, अगर उस पर प्रोडक्ट नेम मेंशन नहीं करेंगे तो एक प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप जाके कर सकते हैं, राइट जी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट ए का एक मैनुअल, प्रोडक्ट बी का एक मैनुअल, प्रोडक्ट सी का एक मैनुअल। अब इन तीनों मैनुअल पे अगर हमने प्रोडक्ट नेम मेंशन ना किए तो हो सकता है कि जो पेशेंट प्रोडक्ट ए यूज कर रहा है उसके पास प्रोडक्ट सी का मैनुअल चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट नेम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमने सिर्फ कंपनी का नाम लिखना है और प्रोडक्ट ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, तो बुक्स एंड सब्सक्रिप्शंस की वैल्यूज हमारे पास मॉडरेट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, एंड किसी भी तरह से एग्जैजरेट ना करती हो वैल्यूज। कॉस्ट को भी कंसीडर करना है, इसके साथ साथ बेनिफिट्स भी देखने हैं कि ओवरऑल बेनिफिट एक इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को हम कितना दे रहे हैं, राइट जी, इन अ गिवन ईयर। टोटल ईयर का भी हमने देखना है कि ऐसा ना हो कि हम थोड़ा थोड़ा करके वैल्यू जो है वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को दे रहे हैं और टोटल ईयर की जब हम कॉस्ट देखें तो वो कॉस्ट इन टोटल एक एग्जैजरेटेड वैल्यू बन जाती है। इन चीज़ों को भी कंसिडर हमने करना है। अच्छा जी, देन गाइडेंस ऑन वैल्यूज जो हमने ये देखी है, मिनिमल वैल्यूज और मॉडेस्ट वैल्यूज और रीजनेबल वैल्यूज, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड इनकी रेंज जो है वो कौन बनाएगा? इनकी रेंजेस जो है वो मेंबर एसोसिएशंस बनाएंगी, आईएफपी में खुद इसकी रेंजेस नहीं बनाएगी, फॉर द रीजन बीइंग कि डिफरेंस है लोकल करेंसी में और लोकल मार्केट में। ठीक, ये लोकल करेंसी के डिफरेंस की वजह से जो मेंबर एसोसिएशन होगी, जो पाकिस्तान की मेंबर एसोसिएशन होगी, जो श्रीलंका की मेंबर एसोसिएशन होगी, जो फ्रांस की मेंबर एसोसिएशन होगी, वो डिसाइड करेंगे कि उस कंट्री, उस गिवन रीजन में मिनिमल वैल्यू की क्या रेंज है, राइट जी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया में मिनिमल वैल्यू को कंसिडर किया जाए लेस देन 20,000 रुपीज़, राइट, और पाकिस्तान में मिनिमल वैल्यू जो है वो लेस देन 15,000 हो। इसी तरह से फिनलैंड में जो है वो लेस देन $1,000 हो, लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें लेस देन $1,000 को पाकिस्तान की लेस देन 15,000 से, तो ये कितनी है, 100,000 से अबाउ चली जाएगी। इसलिए जो लोकल हमारी करेंसी और लोकल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड होंगी कि मिनिमल वैल्यू क्या है और मॉडेस्ट वैल्यूज क्या है। मिनिमल वैल्यू हमारे पास प्रोमोशनल एड आइटम्स के लिए थे, जो प्रोमोशनल एड आइटम्स दिए जा रहे थे नॉन मॉनेटरी, जहाँ पर जो अलाउ थे वो मिनिमल वैल्यू के, यानी कि अगर हमारे पास लेट से कि माउस पेड्स अगर हम नॉन मॉनेटरी आइटम के तहत दे रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट, उसमें हमारे पास मार्केट में रेंज है जी 100 रुपीज़ का भी मिल जाएगा, 100 रुपीज़ से लेके तो 10,000 रुपीज़ का सिर्फ माउस पैड है, कोई बड़ा स्पेशल आईफोन का आया हुआ है, राइट जी। तो इस तरफ हमने नहीं जाना, अगर माउस पैड देना है तो हमने इस रेंज की तरफ नहीं जाना, जितना मिनिमल हो सके उस मिनिमल रेंज पे हमने रहना। मॉडेस्ट वैल्यूज हमारे पास मेडिकल यूटिलिटी आइटम्स के लिए और इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल आइटम्स के लिए थी। साइंटिफिक बुक्स एंड जर्नल सब्सक्रिप्शंस वंस अगेन रीजनेबल वैल्यू हो, जस्टिफाई की जा सके, किसी भी तरह से कोई ये ना कह सके कि जी आपने जो ये जर्नल सब्सक्रिप्शन दी है या साइंटिफिक बुक्स दी है आपने डॉक्टर को, उसके ऊपर आपने इतनी वैल्यू लगा दी है कि एक तरह से आपने उस डॉक्टर को रिश्वत ही दे दी। ठीक है जी, तो ओके, अब आगे हम सैंपल्स पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। राइट। देन सैंपल्स, तो सैंपल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी सैंपल्स क्यों प्रोवाइड करती है प्रिस्क्राइबर्स को? सर या तो उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज चल रही होती हैं, तो हमें एक खास पॉपुलेशन पे उसको टेस्ट करना होता है। प्री क्लिनिकल स्टडी में कभी भी सैंपल नहीं दिए जा सकते। नहीं सर, जो उसका 4th स्टेज होता है, फेज 4, ठीक है। तो उसमें कुछ खास अमाउंट की पॉपुलेशन पे हो रही होती है, शायद ये वजह यही कोई न्यू ड्रग आई होती है उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए। अच्छा,
ओके, तो बेसिक पर्पस तो इसका यही है कि प्रिस्क्राइबर को प्रोडक्ट से फेमिलराइज कराया जाए, तो उसकी फेमिलराइजेशन का जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। तो डेटा हमारे पास सेफ्टी का एंड एफिकेसी का जनरेट हुआ हुआ होता है, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स में, स्टडीज में जनरेट हुआ हुआ होता है। उस डेटा की बेसिस पर ही हम प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर उस प्रोडक्ट के हम सैंपल्स भी प्रोवाइड कर दें तो उसका जो रेजिस्टेंट होगा प्रिस्क्राइबर का टूवर्ड्स मूविंग अ न्यू प्रोडक्ट, जिसको कि अभी तक उसने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो वो अपने सेलेक्टेड पेशेंट्स में उसको एक्सपीरियंस कर सकेगा। जो एफिकेसी और जो सेफ्टी, जो बेनिफिट्स हम बता रहे हैं डॉक्टर को, वो बेनिफिट्स वो खुद से एक्सपीरियंस कर सकेगा अपने पेशेंट्स में। अब एक्सपीरियंस किस तरह से करेगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कि वो फॉलो अप कर सकता हो, ऐसे सिलेक्टेड पेशेंट्स को वो प्रोडक्ट के सैंपल्स देगा और फिर उन पेशेंट्स का फॉलो अप करेगा नेक्स्ट विजिट में। उस फॉलो अप में जो एक्सपीरियंस उसके सामने आता है, जो फीडबैक उसके सामने आती है, जो रिजल्ट्स उसके डायग्नोस्टिक या थेरेपी मैनेजमेंट में सामने निकल कर आते हैं, उसको वो कंपेयर करेगा जो प्रोडक्ट वो प्रीवियसली उस पेशेंट में यूज कर रहा था या दूसरे पेशेंट्स में यूज कर रहा था। तो जब उस प्रोडक्ट के रिजल्ट उसको उस पेशेंट में अच्छे मिल जाएंगे, तो इट मीन्स कि अब वो ज़रा इजीली मूव कर सकेगा अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न को टुवर्ड्स द न्यू मेडिकेशन। ये बेसिक पर्पस हमारे पास प्रोडक्ट सैंपल्स का होता है, ताकि फेमिलराइजेशन एनहांस कराई जा सके प्रिस्क्राइबर्स की, और पेशेंट को बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि एक न्यू मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, एडवांस्ड प्रोडक्ट हम मार्केट में लाए हैं नए कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स के साथ। तो वो बेनिफिट्स क्योंकि वाया द रूट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट को पहुंचने होते हैं, तो ये बेनिफिट्स उस पेशेंट्स तक पहुंचने में फैसिलिटेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, सैंपल्स कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं, कितने वैल्यूज के देने हैं, इस पे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस जो है वो मौजूद नहीं है। IFPMA कहती है कि जी आप अपने लोकल लॉस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर दें सैंपल्स को। लेकिन जो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है वो है रीसेल और मिसयूज। सैंपल्स का रीसेल और मिसयूज जो है वो हरगिज ना हो सके, इसको प्रिवेंट करना जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किस तरह से रीसेल या मिसयूज हो सकते हैं प्रोडक्ट सैंपल्स? सर होते जैसे कि अगर प्रिस्क्राइबर जो है ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करे जो कि उस मेडिकेशन को खरीदने की इस्तात नहीं रखते, तो वो इनसे ऐसे भी बात करते हैं। मैंने अक्सर सुना भी है और देखा भी है कि वो उससे ऐसे बोलते हैं कि आप ये वाली मेडिकेशन यूज़ कर लें, ये आपको थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। मतलब उसकी हाफ़ मतलब कर लेते हैं ऐसे कभी-कभार और फिर वो खरीद भी लेते हैं, तो सेलिंग भी हो रही होती है सैंपल्स की। अच्छा, मतलब आपका पॉइंट ये है कि प्रिस्क्राइबर उसको सेल करके अमाउंट अपने पास रखेगा, ये कहना चाह रही है? नहीं, नहीं, प्रिस्क्राइबर तो उसको बोल रहा है कि आप ये ले लो, ये जो है ना थोड़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। आपको तो पता है कि जहाँ पे क्लिनिक होता है बराबर में फार्मेसी भी उसी प्रिस्क्राइबर की ही होती है। जी तो हाँ। वो इनडायरेक्टली उसी को सेल कर रहा होता है। वो ही सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बात कह रही है ना, वो बात ये है कि हमने प्रोडक्ट के सैंपल्स दिए प्रिस्क्राइबर को, प्रिस्क्राइबर ने या मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसकी अपनी फार्मेसी है, भाई की, बेटे की, कजन की या जी, खानदान के किसी फर्द की, वो सैंपल उठा के वो भेज देगा वहां पर जी सर, स्टॉक ऐसा में। होता है। अब वो जी, क्या करेगा कि नई प्रिस्क्रिप्शन उसकी जनरेट करेगा उस मेडिकेशन की, और पेशेंट वो प्रोडक्ट जो कि सैंपल प्रोडक्ट है उसको जी उसकी सर। जो मार्केट वैल्यू है, जो रिटेल प्राइस है उस हुँ, प्रोडक्ट की, हुँ। उस पे जाके खरीदेगा। हाँ, उससे भी या 50% पे भी मिल जाती है वो। जी हाँ, 50% पे भी मिल सकती है। अच्छा, ठीक है, वो इसीलिए करते हैं ना कि चले हमें तो फ्री में मिला है ना, हमें फ्री में मिला है। हाँ, अगर 100 रुपीज़ एक जी, टेबलेट की कॉस्ट है, और 5 टेबलेट जी आपने दे दिए डॉक्टर को, 5 टेबलेट दिए, 500 हो गए, तो वो फार्मेसी पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही गई है ना। सर। तो जी चलें सर। जी, अब 250 मिल जाए, 300 मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो तो सारा जी उनके लिए सर। प्रॉफिट ही हो गया। जी सर, और पेशेंट की वो उस चीज़ को भी तो हिट करते हैं ना कि अच्छा आप ये नहीं पे कर सकते तो हम आपके लिए एहसान करते हैं कि आप ये ले लें, ये हम आपको अपनी तरफ से 50 में दे सकते हैं, ऐसे भी करते हैं।
हाँ, लेकिन वो फिर इस चीज को कंसिस्टेंट नहीं रख पाएंगे ना, कंसिस्टेंट उसको नहीं रख जी पाएंगे। अगर सर। वो पेशेंट 3 जी महीने सर तक वो फिर मेडिकेशन उसने लेनी है, तो इसीलिए जरूरी है कि उसके पास ज़ेम्पिस का इतना स्टॉक भी जो है वो स्टॉक हो। निकल के जी आए। सर। जी सर। ठीक है जी, तो एक तो रीसेल की हमारे पास ये एग्जांपल हो गई। इसके साथ साथ रीसेल ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स की हो सकती है जिन जो कि मार्केट में एस्टेब्लिश्ड। जो नई प्रोडक्ट्स है उनकी चूंकि अभी मार्केट डिमांड जनरेट नहीं हुई होती है, इसलिए वो रीसेल की तरफ नहीं जाते। जिन प्रोडक्ट्स की अगर फॉर एग्जांपल एक 90s के भी मॉलिक्यूल्स जो मार्केट में आ चुके हैं और अभी तक वो चल रहे हैं, उनके भी सैंपल्स जो है वो दिए जाते हैं डायरेक्टर्स को प्रोडक्ट फेमिलराइजेशन के लिए। और उसका एक सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है कि वो डायरेक्टर की टेबल पे अगर सैंपल्स रखे हुए होंगे और किसी पेशेंट को वो फेवर देना चाहता है, किसी पेशेंट को सैंपल्स देना चाहता है, तो उसके साथ साथ सैंपल के साथ साथ एक प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो जनरेट हो जाएगी। सैंपल्स जो है वो रिड्यूस्ड क्वांटिटी में होते हैं हमेशा। जैसे सिरप्स, अगर सिरप्स 120 ml मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट जो 120 ml की है, तो उसका सैंपल साइज जो है वो 30 ml का होता है। देखिए, वो कंप्लीट बोतल 120 ml की नहीं होती, यूनिट जो है वो उसका 30 ml का होता है। इसी तरह से अगर किसी टेबलेट का पेक साइज 5 टेबलेट से पर पेक, तो उसका सैंपल साइज 1 टेबलेट होता है, 1 टेबलेट। इट डजंट मीन सर कि मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी बोला। सर जैसे अगर हम सैंपल देते हैं और उससे किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या लॉ या क्या रेगुलेशन होती है? मतलब देखिए उसका उसके लिए, जिम्मेदार कौन होगा? वो प्रैक्टिशनर होगा या फिर वो हम लोग होंगे? उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे अगर हमने वो चीज़ उसमें लिख नहीं रखी है, प्रोडक्ट की एब्रिविएटेड इंफॉर्मेशन में नहीं लिख सकी है। अब इसके पीछे 2 से 3 सिनेरियोज बनते हैं। देखें, एक तो प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल से गुजरी, तो उस क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने नहीं आ पाते, इसीलिए जो हमारी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस एक टर्म होती है। नई प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लाते हैं तो एक गिवन पीरियड तक उसकी सर्विलेंस जी। लाजमी रखते हैं कि कोई नया साइड इफेक्ट, कोई नया एडवर्स रिएक्शन को सामने निकल के आ रहा है। तो अब अगर वो चीज़ नहीं सामने आई थी क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो ना तो इसमें कंपनी का कसूर है, ना इसमें डॉक्टर का कसूर है। ठीक है जी, वो चीज़ रिपोर्ट की जाएगी, रेगुलेटरी बॉडीज़ को रिपोर्ट की जाएगी, उसका एनालिसिस होगा। उस एनालिसिस की बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या नई इंफॉर्मेशन देनी है मार्केट में प्रेस्क्राइबर्स को, या ये रिएक्शन ऐसा आया है कि फिलहाल हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट विड्रॉ कर दी जाएगी। एक केस तो ओके ये सर। हो गया। एक एक सिनेरियो ये हो गया कि एक प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छी एस्टेब्लिश्ड है, 90s 80s में जाके वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आई थी, उसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी होती रही, चीज़ें कंटिन्यू चलती रही, बहुत अच्छी चलती रही, उसमें सारा डेटा एस्टेब्लिश हमारे पास हुआ हुआ है। अब एक डायरेक्टर हमसे पूछता है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट सी के साथ कोई रिएक्शन करती है? अब अगर हमें पता है कि हाँ ये करती है और हम कहें कि नहीं करती, आप बेफिक्र होकर अपने पेशेंट को दे दें, तो इसमें फिर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें हमारी गलती है। ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर इंटरेक्शन की बात करें, हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, तो एक ओल्डर मॉलिक्यूल 1950s में आया हुआ मॉलिक्यूल अभी तक मार्केट में एस्टेब्लिश चल रहा है। कोई नया मॉलिक्यूल मार्केट में जब आएगा तो उसकी इंटरेक्शन का ऑब्वियसली तब पता चलेगा कि क्या इंटरेक्शन उसका पॉसिबल है। एक तो प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बेस्ड, जो कि हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक और उसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी, जिसकी बेसिस पे हमारे पास चीज़ सामने निकल के आती है कि ये पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है गिवन टू मेडिसिन। और कुछ जो है फिर वो बाद में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में हमारे सामने निकल के आती हैं, तो उसको हमने रिपोर्ट करना है। फार्माको विजिलेंस हमने मैंने जब ये प्रीवियस सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर वालों को कराया था, तो उसमें फार्माको विजिलेंस मैंने एक टॉपिक उनको पढ़ाया था। उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह से अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने निकल के आती है मेडिकेशन यूज़ में जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसकी जिम्मेदारी बनती है फार्मासिस्ट की और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की कि वो, और फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, कि वो उस चीज़ को रिपोर्ट करें। ये रिपोर्ट जाएगी कंपनी के पास भी और डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास भी। जैसे पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, अगर किसी भी किस्म का आपने साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन आपने रिपोर्ट करना है, तो उस वेबसाइट पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं।
फिर ये डेटा जमा होगा, डेटा जमा होके जाता है आपके उपासला। उपासला उपासला एक लोकेशन है, किसी सिटी का नाम है, जहाँ पर WHO का फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, जो कि पूरी दुनिया से मेडिकेशन यूज का डेटा जमा करते हैं, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। उसकी बेसिस पे फिर वो डिसाइड करेंगे कि या तो कोई गिवन ड्रग इंटरेक्शन या साइड इफेक्ट सामने आया है तो उसके अगेंस्ट अब क्या स्टेप हमें लेना चाहिए, क्या कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए कि जी इस गिवन साइड इफेक्ट को हमने इस तरह से मैनेज कर देना है, ड्रग इंटरेक्शन को इस तरह से मैनेज करना है, ये इंफॉर्मेशन फिर हम मार्केट में पहुंचाएंगे, या फिर प्रोडक्ट विड्रॉ कर ली जाएगी। ये डिसीजन लेंगी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और उसकी बेसिस पे कंपनी ने उसको फॉलो करना है। कंपनी खुद से भी डिसीजन ले सकती है कि प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है या मार्केट में चलने देना। ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, तो रीसेल जो है वो रीसेल डॉक्टर्स के लेवल पे भी होती है और फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लेवल्स पर भी होती है, राइट। फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए सैंपल्स को सेल कर सकता है सेलेक्टेड फार्मेसीज पे 40% या 50% प्राइस के ऊपर। इससे जो सेलेक्टेड मेडिकल स्टोर्स है जो कि सैंपल्स सेल करते हैं, टर्म यूज की जाती है इसलिए कटिंग, जैसे प्रॉपर्टी में टर्म यूज की जाती है चाइना कटिंग, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में टर्म यूज की जाती है कटिंग। अगर एक प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक जी, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि वो 85 रुपीज़ की पहुंच रही होगी मेडिकल स्टोर में। अब अगर वो आपको 85 रुपीज़ की दे रहा है या 85 से कम की दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो कटिंग है, वो उसने कहीं से सैंपल्स वगैरह या किसी और तरीके से लेस प्राइस पे हासिल की है, लीगली सेल लीगली उसने नहीं की हुई। जो सेल्स परचेस का प्रोसेस है वो उसका लीगल नहीं होगा, प्रोडक्ट चाहे ठीक हो। तो सर सैंपल्स पे लिखा हुआ तो होता है नॉट फॉर सेल, वो तब भी सेल हो जाता है? जी, नॉट फॉर सेल बिल्कुल लिखा हुआ होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकेशंस पर, कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है उस बारे में, राइट। जैसे कि रूरल एरियाज जो है, रूरल जो कम्युनिटीज है, वहाँ पर वुमन आसानी से सेल हो जाता है, कस्टमर उस पर सवाल नहीं उठाता कि जी ये सेल का सैंपल का है। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक और भी अजीब सी चीज़ पाई जाती है, अजीब सा एक कंसेप्ट पाया जाता है कि पेशेंट्स ये समझते हैं कि जो सैंपल हमें डॉक्टर दे रहा है, दे आर ऑफ हायर क्वालिटी एज कम्पेयर टू व्हाट वी गेट फ्रॉम द मार्केट। यस सर। क्योंकि यस सर। ये स्पेशली दिया जाता है डॉक्टर्स को, इसलिए ये जरा अलग से बनाया जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है, एक कंप्लीट बेच साइज होता है, उस बेच साइज में से एक सर्टेन पोर्शन सेपरेट करके उसकी सिर्फ प्रिंटिंग और पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट होती है, पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ साइज ओनली, बाकी सब चीज़ें सेम होगी। साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो प्रोडक्ट का मार्केट साइज है उससे रिड्यूस कर दिया जाता है। अच्छा जी, तो और क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ, तो फिर ये अब अगर कोई कस्टमर ये सवाल उठाता भी है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, तो फार्मासिस्ट नॉट एग्जैक्टली द फार्मासिस्ट, बल्कि जो मेडिकल स्टोर रूरल एरियाज में तो वुमन जो जनरल पब्लिक है वो मैनेज करती है मेडिकल स्टोर्स को। और फार्मासिस्ट हमारे यहाँ रिटेल फार्मेसीज में बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि रिटेल फार्मेसीज में, कम्युनिटी फार्मेसीज में हमारे यहाँ फार्मासिस्ट अगर जाते हैं तो वो जो एज अ जॉब के तौर पे जाते हैं, और ऑब्वियसली फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट को इतना पे नहीं कर पाती जितना कि फार्मासिस्ट एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि फार्मासिस्ट को कम्युनिटी फार्मेसी के बिजनेस में बहुत स्कोप है, अपने बिजनेस के तौर पर जो है फार्मासिस्ट को जाना चाहिए कम्युनिटी एंड रिटेल फार्मेसीज के सेटअप में, ताकि इस तरह की जो चीज़ें और दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको फार्मासिस्ट अवॉइड कर सकता है। कम से कम 90% फार्मासिस्ट तो लाजमी होंगे 100 में से जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो अब इस पे कंट्रोल होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को
कितने सैंपल्स किसी प्रोडक्ट के प्रोवाइड कर रही है इन अ गिवन मंथ, और उनमें से कितने यूनिट्स किस किस डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, उसका सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे फार्मास्यूटिकल सेल्स में एक टर्म होती है DCR, डेली कॉल रिपोर्टिंग। तो डेली कॉल रिपोर्टिंग में जो डेली का वर्कआउट होता है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, उस दिन में अगर वो 15 डॉक्टर्स से मिला है तो किस किस से मिला है, किस वक्त में मिला है, क्या उसने बात की है, कौन से बेनिफिट्स बताए हैं, अगर डॉक्टर ने कोई क्वेरी की है तो उसका क्या आंसर दिया गया है, और उसको सैंपल्स कितने दिए गए, वो डेली बेसिस पे उसको रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्टिंग जो है कुछ जगहों पे शायद अभी तक मैनुअल हो, अदरवाइज सारी इलेक्ट्रॉनिक है। कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर बना रखे हैं ऑनलाइन, उन सॉफ्टवेयर्स पे डेटा इस तरह का एंटर करना होता है, किस डॉक्टर से मिले, कितने बजे मिले, क्या सैंपल्स उसको दिए, या अगर कोई नॉन मॉनिटरी गिफ्ट दिया है तो वो उसको कौन से डॉक्टर को दिया है और कितनी क्वांटिटी में दिया, ये सब मेंशन करता होता है उसने। ठीक है जी, तो इस तरह से सर जो कंट्रोल। आपने ट्रम का नाम बताया वो दोबारा बताइएगा, आवाज कट गई थी थोड़ी। डेली जब कॉल, नई ट्रम यूज होती। डेली कॉल रिपोर्टिंग, DCR, ओके सर, डेली कॉल रिपोर्टिंग। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो इस तरह से कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी रखना होता है, पर्टिकुलरली अगर एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जैसे कि इंजेक्टेबल्स कुछ ऐसे हैं जिनकी के प्राइस, मार्केट प्राइस जो है रिटेल प्राइस 2000 से भी अबव चली जाती है। इस तरह के आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम्स में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। और कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सैंपल्स डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किए जाते। 90% केसेस में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ही सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, उसका सारा डेटा वगैरह बना के रखता है किसको कितने दिए हैं, और वो कंपनी को बेचता है। जहाँ कुछ केसेस में कंपनी समझती है पर्टिकुलरली इन एक्सपेंसिव आइटम्स, तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कहती है कि भाई आपके जिस कस्टमर को सैंपल चाहिए हो उससे आप एक रिक्वेस्ट जो है उसके पेड पे लिखवा लें, जो उसका इस नाम का जो पेड होता है, क्या कहते हैं उसको, लेटर पेड, लेटर पेड पे आप उससे लिखवाएं, उसका स्टैंप लगवाएं और एक स्पेसिफिक फॉर्म फिल करें, वो डायरेक्ट भेजें कंपनी को। अब कंपनी के पास जब वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो है वो डॉक्टर को डायरेक्टली सैंपल भिजवाएगी, ना कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भिजवाएगी। ठीक जी, तो इस तरह के कुछ कंट्रोल्स हमें सैंपल्स के ऊपर भी रखने पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ तक हम क्लोज करते हैं एथिकल कंसिडरेशंस को। अच्छा जी, इसमें एक और भी चीज़ है जो कि मैंने इवनिंग वालों से शेयर की थी, एक आर्टिकल है, तो इसलिए आपसे भी मैं शेयर करता हूँ उसको। मैंने चाहा था कि उसमें से कुछ चीज़ें मैं स्लाइड्स पर ऐड करूँगा, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से मैं फिर मैनेज उसको नहीं कर सका। तो PDF में देखते हैं इसको। जी, तो PDF आ गई आपकी स्क्रीन पर? यस सर। ठीक जी, तो ये 2018 का एक आर्टिकल है, इंडियन ऑथर ने इसको लिखा है। जर्नल कौन सा है जी, कौन सा है, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च है। ठीक जी, तो प्रोबेबली जर्नल भी जो है वो इंडियन बेस्ड है। राइट जी, तो इसका टाइटल है जी एथिकली प्रैक्टिस्ड अनएथिकल स्ट्रेटजीज इन फार्मा इंडस्ट्री। एथिकली प्रैक्टिस्ड अनएथिकल स्ट्रेटजीज, वो अनएथिकल स्ट्रेटजीज जो कि एथिकली प्रैक्टिस की जाती हैं या की जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल।
ठीक है जी, तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसने डाल रखी हैं। ठीक जी, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस का जो इसने यहाँ से स्टार्ट की है हेडिंग, यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन इसने डाल रखा है। यहाँ पर इंडिविजुअल जो चीजें आ रही हैं, एक ये कह रहा है कि जी एक एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस नाम की एक चीज है जिसमें अपनी मोनोपोली को जो है वो कायम रखने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जिनका कि पेटेंट हासिल कर रखा होता है उस कंपनी ने, पेटेंट एक्सपायर होने से कुछ अर्सा पहले कंपनीज बिल्कुल माइनर सी मॉडिफिकेशन कर देती है उस प्रोडक्ट में। जो पेटेंट प्रोडक्ट होती है उसमें माइनर ड्रग मॉडिफिकेशन करके उस पेटेंट को एक्सटेंड करा देती है ताकि उस गिवन मॉलिक्यूल के लिए कंपनी की मोनोपोली मार्केट में कायम रहे। जब पेटेंट जब तक है तो ऑब्वियसली कोई और जेनरिक नहीं बना सकता, कोई और कंपनी उसको मार्केट में नहीं ला सकती क्योंकि पेटेंट है। अब पेटेंट जब एक्सटेंड हो गया तो उससे क्या होगा कि अगर जेनरिक प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी खासी वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली वैल्यू बट द प्राइस जो है वो अच्छी खासे कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द ब्रांड या इनोवेटर प्रोडक्ट। अब इससे क्या हुआ, एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल था उसको आपने पेटेंट करा लिया, 5 साल तक मार्केट में उसकी नीड थी, उसकी डिमांड थी, अपनी मर्जी के जितना आपने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करके उसको सेल आउट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर कमाया। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि मोनोपोली अपनी कायम रखे, तो माइनर सी मॉडिफिकेशन जो है वो ड्रग में किसी तरह की करके और उसको एक्सटेंड करा लेना पेटेंट को, ये कहलाएगी जी एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं इत्तफाकन ये आर्टिकल मेरे सामने आया तो आई थिंक इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है आपके अपने पर्सनल नॉलेज के लिए, रीडिंग पर्पस के लिए है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। LMS में मैं इसको अटैच कर दूंगा। अच्छा जी, तो एवरग्रीनिंग प्रैक्टिस के बाद दूसरा ये क्या कह रहे हैं जी, कंसिक्वेंसेस ऑफ एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस क्या है। एक्सटेंडिंग द पेटेंट पीरियड सीरीज जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। जब पेटेंट पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा तो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर जेनेरिक प्रोडक्शन स्टार्ट होती तो द प्राइस ऑफ द ड्रग कैन ड्रॉप बाय एज मच एज 90%। इनोवेटर प्रोडक्ट के मुकाबले में 90% तक जेनेरिक्स में प्राइस कम हो सकती है प्रोडक्ट की। तो ये बेनिफिट जो मार्केट में पेशेंट्स को पहुंचना था वो एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस की वजह से नहीं पहुंच सका मार्केट में पेशेंट्स तक। ठीक है जी, तो ये इसमें केस भी दिया हुआ है, ये अच्छी बात है कि कुछ केसेस भी, रिलेटेड केसेस, ऑब्वियसली ये रियल केसेस होंगे। नोवार्टिस का केस दिया हुआ है। ठीक जी, तो मैंने इसको नहीं स्टडी किया है, केस को नहीं मैंने रीड किया है, आप देखना चाहें तो उनको देख लीजिएगा, आपके एज एन एग्जाम्पल आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी इसमें। ठीक जी, तो 1 मिनट से कम है इस सेशन में, हम नेक्स्ट सेशन 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास, तो 10-12 मिनट का और सेशन हम कर लेंगे ताकि ये आर्टिकल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। फिर कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्टेक होल्डर्स। सर, इससे पहले जो आपने आर्टिकल बताया था DCPT वाला, वो एग्जाम में इंक्लूड होगा? जी जी, वो इंक्लूड होगा, जितना मैंने ओके आपको सर। उसमें से बताया वो इंक्लूड होगा। अच्छा, वो भी मैंने डिस्कस करना था, कल आप में से किसी ने सवाल किया था ना उसके बारे में।